Hello students, welcome to YouTube channel of Gyan Tripti College, BSc second year, Statics and Basics of Thermodynamics को आज कंटिन्यू करते हैं। BSc सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड मिक्सअप चल रही है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट लेक्चर में हमने फेज स्पेस किया था, तो मेरे हिसाब से आपको फेज स्पेस समझ आ चुका होगा फेज स्पेस क्या होता है। तो फेज स्पेस को हिंदी में बोलते हैं कला आकाश। कला आकाश एक इमेजिनरी स्पेस होता है, मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हम किसी मूविंग पार्टिकल, वो भी कैसी मूविंग ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए पार्टिकल की या किसी भी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की, हम अगर स्टेट को दिखाना है कि वो स्पेस में कहाँ पड़ा है, तो उसके लिए हम 6 कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। 3 तो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट, बाकी के 3 उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऐसे स्पेस को, जब ऐसे डिनोशन से हम किसी की स्टेट को डिफाइन करें, स्टेट को, ठीक है, तो ऐसे स्पेस को बोला जाता है फेज स्पेस, और ऐसी नोटेशंस या इन पॉइंट्स को बोला जाता है फेज पॉइंट। फिर हमने किया था ये 6 पॉइंट स्पेस भी है, और क्यों 6 पॉइंट स्पेस भी, सॉरी 6 पॉइंट स्पेस है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये 6 बिंदुओं को यूज करता है किसी की स्टेट को दिखाने के लिए। 6 पॉइंट्स यूज करता है, इसीलिए 6 पॉइंट स्पेस। उसके बाद हमने क्या निकाला था, फेज सेल क्या होती है। अपने को पता है फेज सेल की डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, आएगी तो फेज स्पेस आएगा, या इसका एक और नाम आता है H इज ए नेचुरल कांस्टेंट। जब आपको ये प्रूफ करना हो तब आपको ये पूरा टॉपिक करना होता है। ये नेचुरल कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जो अपने माना था कि फेज स्पेस, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा, सिद्ध कीजिए कि प्लांक नियतांक एक प्राकृतिक नियतांक है या H इज ए नेचुरल कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा, या फेज स्पेस डायरेक्ट आया होता है, तब आपको ये करना होता है। तो यहाँ पे H नेचुरल कांस्टेंट क्यों आता है, अपने को पता है, जो फेज स्पेस को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं फेज सेल। और फेज सेल की डायमेंशंस अपने क्या लेते हैं, dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz, ये इसकी डायमेंशंस लेते हैं ना अपने। तो ये अगर उसकी डायमेंशंस है तो अपने फिर क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, जितनी उसकी साइड्स उन सबका मल्टीप्लाई कर दो, dpy, सॉरी dpx रह गया ना, बाद में लिख देती हूँ, dpz। तो यहाँ से ये आता है वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, जहाँ पे इतना वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, और ये क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, है ना। ये वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस है। और वहां से मुझे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता चला था कि वो क्या होता है, चेंज इन या चेंज इन पोजीशन एंड उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आता है, h के ऑलमोस्ट इक्वल आता है। तो यहाँ से हम h, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को h लिखेंगे, h इंटू h लिखते हैं, तो यहाँ से आता है h की क्यूब। तो यहाँ से पता चलता है कि h एक नेचुरल कांस्टेंट है, क्योंकि फेज स्पेस में हर एक फेज सेल का वॉल्यूम h की क्यूब के बराबर आता है, या h की क्यूब के कोटि के बराबर आता है। इसीलिए h एक नेचुरल कांस्टेंट, h नेचुरल कांस्टेंट क्यों है हमें पता चला, क्योंकि हर एक फेज सेल का आयतन, कला कोष्टिका का आयतन h क्यूब की कोटि के बराबर आता है। उसके बाद हमने देखे थे कि 2 फेज स्पेस होते हैं, एक होता है म्यू फेज स्पेस और एक होता है टी फेज स्पेस। म्यू फेज स्पेस भी आपको पता है, मैं इसको म्यू स्पेस लिख रही हूँ, और टी स्पेस। इन दोनों की डेफिनेशन नहीं आती है पेपर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फेज स्पेस 2 टाइप के होते हैं। कैसे, जब अपने किसी मल्टी पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स हैं और उस सिस्टम के अंदर सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर उसकी स्टेट को दिखाने के लिए हमें n पॉइंट्स की जरूरत है, तो ऐसे स्पेस को म्यू स्पेस बोलते हैं। और अगर हम n कणों की स्थिति को, या सॉरी स्टेट को, अवस्था को हम एक ही पॉइंट से दिखाते हैं, तो ऐसे स्पेस को हम टी स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फेज स्पेस कंप्लीट। मैंने एक बार आपको रिवीजन में दिया था ताकि कल जो किया था आपको थोड़ा याद रहे। आज अपने नया टॉपिक करते हैं, बिल्कुल नया टॉपिक है, ये पेपर में बहुत बार आया है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। Between two systems which are in thermal contact.
ऊष्मीय साम्यावस्था, ऊष्मीय संपर्क में पड़े हुए दो निकायों के बीच साम्यावस्था की स्थिति को दर्शाइए। पेपर में या तो इस थ्योरी से आया होगा, नहीं तो इस थ्योरी से ना आके इस तरीके से आता है, β1 इज इक्वल्स टू β2 इक्वल, आप प्रूफ करो। ठीक है, बीटा क्या होता है 1/kT होता है, ये आप हर बार यूज करते हो। ये बीटा 1/kT भी मैं आपको एक बार प्रूफ करवा दूंगी पेपर में, ये भी कई बार आज अपने ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि प्रूव दैट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू स्टेट्स या टू सिस्टम्स व्हिच आर इन थर्मल कांटेक्ट, मतलब दो सिस्टम लेने हैं जैसा कि टॉपिक में बोला, और कंडीशन यहाँ ऐसे आ सकता है, सिद्ध कीजिए β1 इज इक्वल्स टू β2 या 1/kT1 इज इक्वल्स टू 1/kT2। देखो आज अपने एक नई चीज ही करेंगे। कैसे? आपको पता है जब दो सिस्टम थर्मल कांटेक्ट में पड़े होते हैं, थर्मल कांटेक्ट मतलब ऊष्मीय साम्य ऊष्मीय संपर्क में पड़े हैं। ऊष्मीय संपर्क का मतलब होता है कि ऐसे कांटेक्ट में जिसमें पार्टिकल अपनी ऊष्मा यानी हीट का एक्सचेंज कर सकता है। हीट आपको पता है टेम्परेचर की फॉर्म में होगी, है ना। तो अगर दो सिस्टम ऊष्मा का आपस में कांटेक्ट में पड़े, जैसे एक सिस्टम ये और एक सिस्टम ये, इस तरीके से कांटेक्ट में कि अपना हीट क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हमें पता है साम्यावस्था की कंडीशन है, और कैसे ऊष्मीय साम्यावस्था में मतलब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा तब एक्सचेंज क्या हो जाएगा, कि एक्सचेंज ऑफ हीट 0 हो जाएगा। तो आज तक तो हम थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ रहे थे कि एक्सचेंज ऑफ हीट 0, T1 इज इक्वल टू T2, ऐसी कंडीशन बोलता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप स्टैट में आप एक नई कंडीशन पे पढ़ोगे जहां पे साम्यावस्था में आना मतलब β1 इज इक्वल्स टू β2 यानी 1/kT1 इज इक्वल्स टू 1/kT2। देखो हर टॉपिक को करने का एक पर्टिकुलर तरीका, आप उसी तरीके से करोगे तभी आपके टॉपिक वहां पे होंगे। मैंने क्या बताया एक बार फिर से देखते हैं। टॉपिक का नाम है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स व्हिच आर इन थर्मल कांटेक्ट, मतलब दो निकायों के बीच जो ऊष्मीय संपर्क में पड़े दो निकायों के बीच साम्यावस्था की स्थिति को प्रकट कीजिए जब वो ऊष्मीय संपर्क में आपस में है। ठीक है, तो आज तक अपने को इतना पता था थर्मोडायनेमिक्स से कि अगर दो सिस्टम आपस में कांटेक्ट में, वो भी कैसे, थर्मल कांटेक्ट, मतलब थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, दैट इज वी कैन से कि एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल। एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल है तो मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन तभी आती है जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। जैसे आप एक और चीज लेते हैं, जैसे गर्म पानी को आप किसी टेबल पे रख दो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद उस पानी का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के इक्वल में आ जाता है। उसके बाद क्या पानी का टेम्परेचर पे और ज्यादा फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि जितना हीट को एक्सचेंज कर सकते थे वो इक्वल टेम्परेचर की कंडीशन में आने के लिए उतनी उन्होंने हीट की एक्सचेंज की, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर, है ना। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पे, लेकिन आज अपने क्या पढ़ रहे हैं, स्टैट में पढ़ रहे हैं, इसलिए नई इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़नी है जहाँ पे हमें β1 इज इक्वल्स टू β2 प्रूव करना। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, थ्योरी इससे मेरे हिसाब से कम आया हुआ, β1 इज इक्वल्स टू β2 प्रूव करना ज्यादा आया हुआ, या कभी β इज इक्वल्स टू β डैश प्रूव करो, ऐसा कुछ करके लिखा आता है। ठीक है, तो थ्योरी इसकी मतलब अगर टॉपिक का नाम ये आएगा कि दो निकाय जो ऊष्मीय संपर्क में पड़े के बीच में साम्यावस्था की स्थिति को प्रकट कीजिए, या β डैश इज इक्वल्स टू β या β1 इज इक्वल्स टू β डैश प्रूव करना। ठीक है, तो अपने को जैसा बोला कि अपने वैसा करते हैं। दो निकाय लेने, तो मैंने दो सिस्टम ले लिए, एक सिस्टम ये रहा, एक सिस्टम ये रहा, और एक सिस्टम ये रहा। इन्होंने क्या सा बोला, थर्मल कांटेक्ट में रखना है, तो मैंने इन दोनों की एक पोल को आपस में चिपका दिया ताकि दोनों कांटेक्ट में रहे, यानी कि एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो मैंने दो सिस्टम लिए, मैंने मान लिया पहला सिस्टम है ए, दूसरा सिस्टम है बी। ठीक है, जो सिस्टम ए है उसकी एनर्जी आप ले लो E1 और इसकी ले लो E2। ठीक है, एनर्जी, टेम्परेचर ये सभी एक दूसरे से इक्विवेलेंट होते हैं, सभी ऊष्मा, ऊर्जा ये सभी एक दूसरे का रूप ही होते हैं। कैसे? जैसे एक लकड़ी लो, आप उसको गर्म करोगे तो उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो भी तो एनर्जी की फॉर्म में हो रही है ना। तो टेम्परेचर और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो मान लिया कि दो सिस्टम्स जिनकी एनर्जी क्या है, दो सिस्टम है ए और बी जिनकी एनर्जी क्या है E1 और E2, इनको आपस में क्या किया, एक थर्मल कांटेक्ट में रखा, और मुझे पता है इसका टेम्परेचर मान लिया T1 है और इसका T2 है, तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन मतलब EQs, मैं इक्विलिब्रियम लिख रही हूँ, EQs कंडीशन मतलब क्या, T1 इज इक्वल्स टू T2 होगा, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, मैं इसमें क्या लूंगी, दो छोटे सिस्टम ना लेके
हम दो बड़े सिस्टम लेंगे, क्योंकि छोटे सिस्टम है, मान लिया इतना सा सिस्टम है, इन सिस्टम को आपस में थर्मल कांटेक्ट में रखा, तो यहाँ पे तो क्या 5-6 सेकंड लगेंगे दोनों, जब इसमें पार्टिकल ही कम होगा, सिस्टम ही छोटा है, तो ये कब एक दूसरे से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा, इसको पढ़ पाना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लेंगे, इसके अजम्पशंस लिखते टाइम कि हम दो बड़े निकाय लेंगे। बड़े क्यों लिए, क्योंकि अगर छोटे सिस्टम हुए तो वो कब साम्यावस्था में आ जाएंगे, इसको पढ़ पाना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या लेंगे, दो बड़े निकाय, यानी कि टेक टू लार्ज सिस्टम्स। दो बड़े निकाय लेने का मतलब आपको पता चला, टेक टू लार्ज सिस्टम। क्यों बड़े निकाय लिए हमने, इसका अजम्पशन में पहली अजम्पशन आप ये लिखोगे, मतलब जो हम बेसिक्स लेके चलते हैं उसमें पहली हमें पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन मतलब टेंपरेचर T1 = T2, ये बेसिक चीज हमें थर्मोडायनेमिक्स ही बता रही है। लेकिन अब देखो हमने सिस्टम लेने थे, एक सिस्टम है A और एक सिस्टम है B, और वो भी हमने कैसे लिए, बड़े सिस्टम लिए, छोटे सिस्टम ना लेके बड़े लिए, क्योंकि छोटे सिस्टम कब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे, आपस में थर्मल कांटेक्ट में पड़े हुए, इसको मेजर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिस्टम का साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा है तो मतलब उसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो अपने पार्टिकल्स लिए हैं, गैस लिए, वो वर्किंग सब्सटेंस भी कम होगा, तो उसके हिसाब से अपने को पता ही नहीं चलेगा कब वो साम्यावस्था में आ जाएंगे। इसीलिए हमने क्या लिया है, दो बड़े सिस्टम लिए हैं, ठीक है। पहला सिस्टम A, दूसरा सिस्टम B। अब देखो इन दोनों सिस्टम को थर्मल कांटेक्ट में रखें, मैंने इन दोनों बड़े सिस्टम को थर्मल कांटेक्ट में रखा है, तो थर्मल कांटेक्ट में रखने का मतलब वो आपस में क्या करें, एक्सचेंज ऑफ हीट। थर्मल कांटेक्ट भी एक ऐसा कांटेक्ट है कि एक्सचेंज ऑफ हीट, पार्टिकल या अपने लिख सकते हैं एनर्जी, तीनों पॉसिबल है। तो क्या लिया हमने अभी तक, बड़ा सिस्टम लिए दो, छोटे क्यों नहीं लिए, क्योंकि छोटे लेते तो कब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाए उनको मेजर करना मुश्किल है, इसीलिए हमने दो बड़े सिस्टम लिए। पहला सिस्टम A, दूसरा सिस्टम B। दूसरे सिस्टम की एनर्जी E2, टेंपरेचर T2, पहले सिस्टम की एनर्जी E1, टेंपरेचर T1, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, इन दोनों सिस्टम को थर्मल कांटेक्ट में रखा, जैसा टॉपिक ने बोला, टॉपिक ने क्या बोला, दो सिस्टम लो उनको थर्मल कांटेक्ट में रखो, तो मैंने दो सिस्टम ले लिए, लेकिन सिस्टम कैसे लिए, बड़े लिए, क्योंकि छोटे में इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ना मुश्किल है, इसलिए दो बड़े सिस्टम लिए और आपस में थर्मल कांटेक्ट में रखे, और ऐसे कांटेक्ट में रखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हीट या पार्टिकल तीनों पॉसिबल है, ताकि जब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तब ऐसी चीजें पॉसिबल हो। तो ये इसका दूसरा पॉइंट मान लो आप। तीसरी चीज देखो अपने क्या लेंगे, अब अगर इन सिस्टम को सराउंडिंग में ऐसे ही छोड़ दें, वातावरण में ऐसे ही रख दें, तो ये आपस में एक्सचेंज ऑफ हीट करते करते सराउंडिंग के साथ भी एक्सचेंज ऑफ हीट चलेगा, है ना। अगर मैं इन दो बड़े सिस्टम के जिसके अंदर टेम्परेचर एक का T1 एक का T2 है, दोनों को सीधा ही हम थर्मल कांटेक्ट में बना के इनकी एक वॉल आपस में चिपका के किसी मतलब कंडक्टिव मटेरियल का बना हुआ ये दोनों वो वेसल्स तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगर इनको ऐसे ही सराउंडिंग में छोड़ दें, दो गिलास है उनको आपस में चिपका के रख दिया, दो बड़े बर्तन ले लो उनको आपस में चिपका दिया थर्मल कांटेक्ट में समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उनको रख दिया तो क्या होगा, वो क्या इतना पॉसिबल रहेगा कि वो सिर्फ आपस में एक्सचेंज ऑफ हीट करें, वो तो सराउंडिंग के साथ भी एक्सचेंज ऑफ हीट शुरू कर देंगे, तो फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मतलब थर्मल कांटेक्ट की वो दोनों सिस्टम्स ही आपस में इंटरेक्शन करें, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मतलब सराउंडिंग से इसकी इंटरेक्शन को घटाने के लिए, बिल्कुल खत्म करने के लिए इन दोनों सिस्टम को हम किसी इंसुलेटर मटेरियल से कवर कर देते हैं। इंसुलेटर मतलब कुचालक, अगर ये कुचालक है तो मतलब ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं कर पाएंगे। क्या किया हमने, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन खत्म करने के लिए, यहां से लिख लो वातावरण के साथ इंटरेक्शन खत्म करने के लिए अपनों ने क्या किया, दोनों सिस्टम को इंसुलेटर मटेरियल से कवर कर दिया। इंसुलेटर लिख देती हूँ। तो पॉइंट्स क्या लिए, ठीक है, जैसा टॉपिक बोलेगा हम वैसा ही काम करने हैं। दो टॉपिक ने क्या बोला, दो सिस्टम लो, हमने दो सिस्टम ले लिए, एक सिस्टम ले लिया A, एक ले लिया B, उसकी एनर्जी क्या ले ली, एक की E1, दूसरे की एक की टेम्परेचर T1, दूसरे की एनर्जी E2, टेम्परेचर T2। सिस्टम हमें दो लेने थे लेकिन हमने छोटे ना लेके
बड़े सिस्टम लिए। बड़े सिस्टम लेने का रीजन ये था कि हम छोटे सिस्टम लेते तो उनमें साम्यावस्था की कंडीशन को पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए हमने 2 लार्ज सिस्टम लिए ताकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आने में थोड़ा टाइम लगे और उससे हम जो भी मेजरमेंट्स हमें लेने हो वो हम ले सकें। ठीक है, तो 2 बड़े सिस्टम लिए। तीसरी चीज हमने क्या ली, उनको थर्मल कॉन्टैक्ट में, टॉपिक में बोला थर्मल कॉन्टैक्ट में रखो, तो थर्मल कॉन्टैक्ट में रख दिया ताकि एक्सचेंज ऑफ हीट या एनर्जी हमारा पॉसिबल हो सके, ताकि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा आ जाए, क्योंकि हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, T1 = T2, यानी दोनों सिस्टम का टेम्परेचर अगर एक जैसा हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे, साम्यावस्था की स्थिति में आ जाएंगे। तो तीसरी चीज क्या ली हमने, वातावरण के साथ इंटरेक्शन को खत्म करने के लिए, क्योंकि अपने को पता अगर इन दोनों सिस्टम को हम सराउंडिंग में रख दे, वातावरण में रख दे, तो ये आपस में तो एक्सचेंज ऑफ हीट करेंगे क्योंकि दोनों थर्मल कॉन्टेक्ट में, लेकिन उसके साथ साथ टेम्परेचर का जो एक्सचेंज है या एक्सचेंज ऑफ हीट है वो सराउंडिंग या वातावरण के टेम्परेचर के भी इक्वल आने में यूज करेंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने इन दोनों सिस्टम को इंसुलेटर मटेरियल से कवर कर दिया, पूछा अलग से कवर कर दिया, इनको आइसोलेट कर दिया, आप ये मान सकते हो, है ना। इनको एक विलगित निकाय बना दिया ताकि ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करें, अब सराउंडिंग के साथ इनकी इंटरेक्शन खत्म हो जाए। तो मुझे पता है अगर ये ऐसा कुछ हो जाए, देखो मैंने 2 सिस्टम लिए, यहाँ पे डायग्राम वापस से बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, सराउंडिंग के साथ इसका इंटरेक्शन या आप इस तरीके से बना लो कि सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन खत्म हो गया। तो जब ऐसा सिस्टम लिए A और B, उनको सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन खत्म हो गया, A है ये B है, ये इसका E1 टेम्परेचर, इसका E2 है, ये T2 है, ये E1 है और ये T1 है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। अब गैस है या कुछ भी ऐसे हमारे पास कोई मटेरियल है जो आपस में एक्सचेंज ऑफ हीट या पार्टिकल्स करते, ठीक है। इन दोनों सिस्टम के बीच में हमने गैस भरी। अब अपने गैस कैसी भरेंगे, गैस बनेगी इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इसलिए भरी है ताकि अगर कोई रिएक्टिव गैस भर दे, इसके अंदर कोई क्रियाशील गैस भर दे, तो वो गैसेस भी आपस में रिएक्शन करती रहेंगी, जिसके कारण इसके अंदर या तो हीट प्रोड्यूस होती रहेगी या हीट यूज होती रहेगी रिएक्शंस को करने के लिए। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है ना, है ना। तो कौन सी होती है, एंडोथर्मल और ये वाली रिएक्शंस होती है ना, इसीलिए रिएक्टिव मटेरियल ना लेके इनर्ट गैस भरी है, जैसे हीलियम, नियोन, जीनोन। तो ऐसी गैसेस भरी ताकि ये आपस में क्रिया ना करें, जिसके कारण सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट बन रही है, हीट जितनी भी एक्सचेंज होगी वो हो जाए, लेकिन आपस में हीट का यूज ना करें। इसीलिए दूसरी चीज यहाँ पे, चौथी चीज क्या ली हमने, इनर्ट गैस लिया। क्या, क्यों इनर्ट ली, क्योंकि अपने को पता है अगर हम इनर्ट गैस लेंगे तो आपस में ये गैसेस क्या रिएक्शन करने के लिए टेम्परेचर या एनर्जी का यूज नहीं करेंगी। और अगर अपने कोई रिएक्टिव गैसेस भरे तो कोई टेम्परेचर या तो कुछ ऐसी गैसेस होंगी जो रिएक्शन करके एनर्जी को जनरेट करती हैं, या कुछ ऐसे होते जो रिएक्शन करने के लिए एनर्जी का यूज करते हैं, तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की पढ़ने में एनर्जी का यूज हो जाएगा, इसीलिए अपनों ने ऐसा लिया। अब अगर सिस्टम ऐसा है तो मेरे को पता है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या बनेगी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या बनेगी, E = E1 + E2 लिख दो, जो कितनी रहेगी, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों रहेगी, E1 + E2, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि इनर्ट गैसेस है, अगर ये गैसेस है आपस में कोई रिएक्शन ही नहीं करेंगी, रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो ना तो वो एनर्जी का यूज करेंगे रिएक्शन करने के लिए, ना ही एनर्जी रिलीज करेंगे कोई रिएक्शन करके, इसीलिए एनर्जी कांस्टेंट। और कांस्टेंट एक और आने का रीजन ये है कि सराउंडिंग के साथ इनका कोई लिंक ही नहीं है, वातावरण के साथ एनर्जी का एक्सचेंज ही नहीं हो सकता। अगर एक्सचेंज ही नहीं हो सकता तो फिर एनर्जी चेंज कहाँ से होगी, है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम्स क्या बनेगी, E = E1 + E2, जो कि क्या आएगी, कांस्टेंट। अब देखो सिस्टम, जो मैं ये इरेज कर दूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। अब सिस्टम ए की ऊर्जा E1 होने की पॉसिबिलिटी क्या है, देखो जहां पे हम स्टैट पढ़ते हैं, क्वांटम पढ़ते हैं, मतलब किसी का एक एडवांस्ड वर्जन पढ़ते हैं, जैसे स्टैट पढ़ रहे हो आप वो थर्मोडायनेमिक्स का एडवांस्ड वर्जन बोल सकते हो आप उसको, क्वांटम पढ़ रहे हो तो क्लासिकल फिजिक्स का एडवांस्ड वर्जन बोल सकते हो। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी कमियां रहती हैं उनको दूर करने के लिए हमारे पास नई ब्रांचेस आती हैं, है ना। तो अब देखो जब ऐसी ब्रांचेस आती है ना, तो ये एग्जैक्ट क्लासिकल फिजिक्स जितनी भी है ना, वो हमें एकदम एक्यूरेसी के साथ चीजें बताने का करती है कि हाँ ये है तो मतलब यही होगा। लेकिन जो क्वांटम या स्टैट है, ये दोनों पॉसिबिलिटी पे काम करती है, मतलब हमेशा कोई एग्जैक्ट चीज नहीं बताती,
पॉसिबिलिटी बताएगी कि संभावना है ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और जब आप क्वांटम पढ़ोगे ना फाइनल ईयर में तो और भी अच्छे से आपको पता चलेगा। वैसे मैंने क्वांटम के लेक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसका आपके लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप इतना याद कर लो स्टैट और क्वांटम जो है वो संभावनाओं पे काम करती है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट चीजें नहीं बताती हैं वो। तो सिस्टम ए की ऊर्जा इवन होने की संभावना क्या होगी, मतलब क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है तो अपने ने पॉसिबिलिटी लेनी है कि सिस्टम ए की एनर्जी इवन ही रहेगी, इवन होने की संभावना। पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टम या प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ए हैविंग एनर्जी इवन। ठीक है, तो क्या रहेगी वो संभावना, इसको मैं पी इवन लिख दूं, मतलब पी से प्रोबेबिलिटी, ई से इवन। ठीक है, तो पी इवन क्या रहेगी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ए हैविंग एनर्जी इवन। ठीक है, तो पी इवन क्या रहेगी, अपने को पता है स्टैट पढ़ रहे हैं मतलब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अपॉन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रोस्टेट। जब मैंने जहां पे प्रोबेबिलिटी करवाई है जब स्टार्ट शुरू की थी ना तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम ये चीजें कर चुके हैं, इसीलिए मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक बार यहाँ पे मैं फिर भी बता दूंगी। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट टोटल नंबर ऑफ आएगा इन अ मैक्रोस्टेट। एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं क्या चीज है, मैं एक बार एग्जांपल से बता रही हूँ। मान लिया अपने पास कोई 3 पार्टिकल है ए बी सी। ठीक है, 2 बॉक्स है, एक बॉक्स है कैपिटल ए कैपिटल बी। इनके अंदर अपने को क्या करना है, पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टार्ट पढ़ने है, कणों का वितरण पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहली कंडीशन 3,0 की बनती है, मतलब ए बी सी तीनों पार्टिकल यहाँ पे डाल दिए, इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पे देखो मैक्रोस्टेट एक है, ये मैक्रोस्टेट है 3,0। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट कितनी बनी, ये भी एक ही बनी ना, तो माइक्रोस्टेट भी कितनी है, 1। लेकिन 2,1 की कंडीशन में जब लूं तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग बनेगी, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए। ये चीज 3 बनी ना, मतलब एक मैक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्डिंग कितनी माइक्रोस्टेट आई, 3 माइक्रोस्टेट आई। और जब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रोस्टेट, एक स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपने बेसिक के लेक्चर नहीं देखे ना तो यहाँ पे बैठने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ये चीजें ही नहीं पता। मैं फिर भी जितना हो सकता है मैं आपको करवा रही हूँ कि आपको जितना लास्ट लेक्चर्स में भी गया तो आपको वो भी यहाँ पे पता चले। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊष्मा गतिक प्रायिकता, ये मैं वहाँ पे करवा चुकी हूँ, मैं पूरा प्रोबेबिलिटी करवा चुकी हूँ। एमपीएस एलपीएस भी करवाया, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी भी करवाई है। ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होती है, किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। प्रायिकता होती क्या है, जितनी घटित घटनाएं, घटित लिख रही हूं अपॉन कुल घटनाएं, यही होती है ना प्रायिकता। अब एनर्जी स्टेट इवन होने की मेरे पास कुल घटनाएं तो इतनी बनेगी जितनी उसकी माइक्रोस्टेट है, क्योंकि माइक्रोस्टेट क्या होती है, टोटली कंडीशन ले आती है जितनी होती है, मतलब वो एक डीप स्टडी मान सकते हो। माइक्रो और मैक्रो का मतलब होता है ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेना। तो देखो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट तो ये दिखाएंगे कि जितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये टोटल आउटकम्स निकालने सिखाए थे हर केस के लिए, 2,1, 1,2, 0,3, 1,2, ऐसे सब केसेस मैंने आपको करके दिखाए हैं। वहाँ पे आपको पता चला हुआ कि टोटल आउटकम्स क्या है, कैसे हैं। तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये लेने का मेरा रीजन क्या है, इन एग्जांपल्स को छोड़ते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या, यहाँ से चलते हैं। घटित होने वाली घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो मुझे पता है किसी भी स्टेट के अंदर टोटल आउटकम्स उतने होते हैं जितनी उसकी माइक्रोस्टेट्स हो, और फेवरेबल कितनी होती है मैक्रोस्टेट के अंदर जितने हमें लेने हो। तो एनर्जी स्टेट इवन होने की
प्रायिकता कितनी होगी, ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुकी होगी। आप ऐसे भी देख सकते हो कि घटित होने वाली घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं माइक्रोस्टेट टोटल पॉसिबिलिटी को दिखाती हैं, और एक मैक्रोस्टेट के अंदर हमें कितनी माइक्रोस्टेट्स चाहिए वो हमारे फेवरेबल रिजल्ट्स होते हैं। ये थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी भी होती है। अगर आपने किया हो ये चीज, आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये चीजें पता होगी, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, मेरे हिसाब से तो सब बच्चों ने देखा होगा। तो यहाँ से P इवन क्या बनेगा, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी लिख सकती हूँ। अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ आई होगी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि घटित होने वाली घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, कुल घटनाएं हमें कितनी लेनी थी वो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से पता चलती हैं, और घटित होने वाली घटनाएं हमें थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी बताती है। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी उष्मागतिक प्रायिकता की डेफिनेशन यही होती है कि एक स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्याओं को ही उष्मागतिक प्रायिकता बोलते हैं। टोटल कैसे निकलेगी, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो मुझे पता है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को मैंने किससे शो किया था, W से, है ना। तो मैं W(E1) लिख देती हूँ अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मैं एक बार आपको ये फिर से बता दूं, मुझे लग रहा है शायद किसी को ना पता चला हो, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी सिखा रही हूँ। ABC 3 कण, एक बॉक्स A एक बॉक्स है B, 3,0 का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो मुझे पता है ABC 0 मतलब कुछ भी नहीं, मैंने इसको नन से शो कर दिया। 1,2 का मतलब ABC, BCA, CAB, है ना। तो ये बने, और 2,1 का क्या बनेगा, ABC, BAC, सॉरी उल्टा ही सीधा हो गया, बात तो एक ही नहीं ना, ACB, BCA, और एक और कंडीशन लास्ट क्या बनती है 0,1 का मतलब नील, यहाँ पे ABC। तो टोटल कंडीशंस कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बनी टोटल माइक्रोस्टेट। अगर आपको बोला जाए कि 3, या ऐसे करते हैं 2,1 के लिए प्रायिकता निकालो, तो आप 2,1 वाला ढूंढोगे कि ये 3 केस बने 2,1 के लिए। तो हमारे पास फेवरेबल रिजल्ट कितने हैं, 3, है ना, अपॉन टोटल 8, 3/8 उसकी प्रायिकता आएगी। वैसे ही मैंने वहां पे पीछे की है, जैसे किसी और के लिए ले लो कि 1,2 के लिए प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पे मेरे को पता है 3 केस बने, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनी 8। यानी कि मैंने किया क्या है, एक मैक्रोस्टेट 1,2 तो मैक्रोस्टेट दिखा रहा, ऊपर से दिखा दिया 1,2 पार्टिकल डाले, लेकिन माइक्रो ने डीपली बताया कि पहले बॉक्स में A डाले, दूसरे में BC डाले, या पहले में मैं B डालूं, दूसरे में CA डालूं, C डालूं, AB डालूं, मतलब 1,2 स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी आई 3, टोटल माइक्रोस्टेट कितनी आई 8। तो यहाँ से निकलती है प्रोबेबिलिटी। मेरे हिसाब से अब आपको ये पीछे वाली लिखी हुई लाइन आपको समझ आ रही होगी। तो मुझे यहाँ से पता चला कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं W यहाँ पे लिखते हैं WE1 अपॉन कांस्टेंट लिख दूं, तो उस 1 अपॉन कांस्टेंट को क्या मान लेती हूँ मैं, C1, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आई, इक्वेशन नंबर 1 दे लो। एक बार फिर से अपने इस पूरे टॉपिक को देखेंगे, एंड में आपको समझ आएगा कि अपनों ने क्या किया है। तो सिमिलरली मैं PE2 निकालूं तो वो क्या आएगी, सिमिलरली PE2 आपको सेम थ्योरी लिखनी है। PE2 क्या होती है, सिस्टम 2 के, सेम चीज यहां से लिखनी है, सिस्टम बी के एनर्जी स्टेट E1 में होने की प्रायिकता मुझे पता है PE2 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अपॉन माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रोस्टेट। इन अ मैक्रोस्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ से थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी थर्मो लिख रही हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को P लिख रही हूँ अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो मुझे पता है ये क्या बनेगा, W थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी तो W थी, और एनर्जी स्टेट E1 E2 होने
अपॉन कांस्टेंट, तो यहाँ से सिमिलरली Pe2 क्या आएगा, C2 इंटू We2, तो यही चीज आई इक्वेशन नंबर 2। सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इसको मैं ऐसे शो कर सकती हूँ Pe1, E2 कर दो, मतलब पहले और दूसरे सिस्टम की कुल ऊर्जा ले लो, तो Pe1, E2 टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो आती क्या, Pe1 इंटू Pe2। अब कुल प्रायिकता मल्टीप्लीकेशन में क्यों आई, ये भी मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ क्यों आती है। जैसे आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, 5 के 2 सिक्के हैं, ठीक है, 5 रुपए के 2 सिक्के हैं और 2 रुपए के भी आपके पास 2 सिक्के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बनती है, अगर मैं 5 रुपए के सिक्कों को उछालूं दोनों को, या तो दोनों में हेड हेड है, या एक में हेड एक में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दूसरे में दोनों में टेल टेल, है ना। सिमिलरली 2 रुपए के सिक्के में मेरे पास क्या है, या तो दोनों में हेड हेड आया, या दोनों में टेल टेल आया, एक में टेल एक में हेड है, यही चीज बनती है ना। अब मैं इन 5 और 2 के सिक्कों को दोनों को एक साथ उछालूं, तो मुझे पता है हेड कोमा हेड 5 रुपए के सिक्के पे आता है, तो उसके साथ 4 पॉसिबिलिटी बनती है कि 2 रुपए के सिक्के पे या तो टेल कोमा हेड आ जाए, या हेड कोमा टेल आ जाए, या दोनों पे ही हेड आ जाए, या दोनों पे ही टेल आ जाए। तो इस तरीके से जब इसके 4 केसेस के साथ ये बनाओगे ना, तो टोटल 16 पॉसिबिलिटी बनती है। और ये टोटल 16 पॉसिबिलिटी कैसे आती है, इसके 4 माइक्रोस्टेट्स और इसकी 4 माइक्रोस्टेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आते हैं यहाँ से टोटल 16 पॉसिबिलिटीज। तो ऐसे निकलती होती है कुल प्रायिकता। कैसे निकाली, एक हेड हेड आने पे 4 केसेस बने, यानी कि हेड हेड के 4 केस बने, और अगली बार मैं टेल टेल के लूं तो उसके भी 4 केसेस बनेंगे, 4 + 4 8 हुए, और टेल और हेड का लूं तो 2 रुपए के सिक्के के साथ फिर से 4 केसेस बनेंगे, हेड और टेल का लूं तो 2 रुपए के सिक्के के साथ फिर से 4 केस बनेंगे, तो टोटल कितने बने, 4 4 4 4 बार 4, तो दोनों का टोटल 16। और अगर इन शॉर्ट देखें तो दोनों की जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का मल्टीप्लाई करूं तो कुल प्रोबेबिलिटी आती है। तो इसी तरीके से मैंने वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी लिखी है। मैंने क्या लिखी है, टोटल प्रोबेबिलिटी Pe1 इंटू E2। तो अगर मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी ये है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 करूं, 1 और 2, तो मुझे पता है समीकरण 1 और 2 की वैल्यूज रखूंगी, तो मेरे पास, इसको मैं सारे को इरेज कर रही हूँ, मैंने आपको बताने के लिए किया था, पेपर में नहीं ये लिखना है आपको कि टोटल प्रोबेबिलिटी का मैंने मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया था, ठीक है। तो मुझे पता है अब मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, Pe1, E2, क्योंकि स्टैट प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बताती है, इसीलिए मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल दी है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता है C1 W1 E1, या W1 छोड़ो, WE1 लिया आप लोगों ने, इंटू C2 WE2। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, जैसे हम हर केसेस में करते हैं। एमबी स्टैट की थी, बोस-आइंस्टीन की थी, सब में प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए लॉग ले लिया था, तो सिमिलरली यहाँ पे लॉग ले लेती हूँ, लॉग Pe1 E2 इज इक्वल्स टू लॉग, सीधा लिख दूं C1 प्लस लॉग W1, सॉरी WE1 ले लेते हैं क्योंकि अपनों ने W ही लिया है वहां पे, या W1 ही कर ले, जैसे यहाँ पे मैं W1 कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं W1 कर लेती हूँ, एक तरीके से इनमें भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नहीं भी करना चाहो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, W2 कर लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वहां पे मेरे से बार बार लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, प्लस log C2 प्लस log W2 E2। तो ये चीज आई। अब मेरे को पता अभी भी इसको सोल्व करना मुश्किल है, तो हम आगे क्या लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू E1 करती हूँ मैं, ठीक है। एक बार अगर मैं E1 के रिस्पेक्ट इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे पता है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से प्रोबेबिलिटी क्या आती है, D/DE1 log E1, E2। मुझे पता है प्रोबेबिलिटी की तो कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू को डिफरेंशिएशन करूं तो 0 आता है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज किया, बोस-आइंस्टीन की, फर्मी-डिराक की, तीनों में अपनों ने क्या किया है, सेम चीज की है, सेम ही चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो मैंने सीधा 0 लिख दिया, मुझे
C2 मैंने कॉन्स्टेंट्स लिए थे, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन मैं बार बार दिखाने के बजाय मैं सीधा 0 लिख रही हूँ। ये स्टेप भी मेरे हिसाब से समझ आएगा, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में इसीलिए लोग लगाते टाइम सबके बीच में मैंने प्लस प्लस लगा दिया, तो यहाँ पे 0 आया तो 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस लिख दूं, log का किया d अपॉन d इवन log w1 इवन, ठीक है, डॉट d इवन अपॉन d इवन करूंगी वो अपने आप 1 हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ d इवन अपॉन d इवन प्लस इसका करूंगी 0 प्लस, अब इस टर्म का करूंगी तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही हूँ log d अपॉन d e2 w2 e2 डॉट d e2 अपॉन d e1, ऐसे ही होता है ना पार्शियली, है ना, तो यही बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पे मैं वापस से इसको अगले स्टेप में देखती हूँ। देखो मैंने क्या किया, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है और प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, तो 1 का अगर मैं डिफरेंशिएशन चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट करूं 1 का अवकलन हमेशा ही 0 आएगा, तो इसीलिए मैंने 0 लिखा। और C1 C2 मुझे पता है दोनों कांस्टेंट थे, इसलिए यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया। विद रिस्पेक्ट टू E1 चल रहा था, इधर तो E1 था, इसीलिए मैंने D E1 अपॉन D E1 आया। यहाँ पे मेरे पास क्या E2 है, यहाँ पे आप सीधा लिख दो विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी लिख दो, वैसे तो E1 ही किया है इसलिए मैं यहाँ पे E1 लिख रही हूँ। तो DE2 अपॉन log E2 कर सकते हैं, यहाँ पे DE2 अपॉन E1 कर सकते हैं ना, तो वही चीज मैंने की है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूं, 0 इज इक्वल्स टू D अपॉन D E1 log W1 E1, D E1 अपॉन D E1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस D अपॉन D E2 log W2 E2 डॉट DE2 अपॉन DE1 रह गया, है ना। तो इसको कोई इक्वेशन नंबर दे लो, जितनी भी अपने चल रही हो 2 तक दी थी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे लो। और फिर मैंने आपको क्या बताया, टोटल एनर्जी क्या है। अब मेरे पास इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, और ये मेरे पास है नहीं। अब या तो सारी इक्वेशन एक ही रिस्पेक्ट में चले या अलग अलग में, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए बिकॉज वी नो दैट, as we know that total energy E is equals to क्या आया था, E1 plus E2 आया था, है ना। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ, ये मैंने क्या बोला था कांस्टेंट के इक्वल रहेगा, क्यों कांस्टेंट के इक्वल था, क्योंकि मैंने वहां पे आपको बताया इनर्ट गैसेस लिए सराउंडिंग के साथ कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट चल ही नहीं रहा, तो ऊर्जा ना बदलेगी, ना तो कम होगी या ना घटेगी, है ना। तो E is equals to ये कांस्टेंट कर लूं। अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करूं किस रिस्पेक्ट में, E1 की, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या अपॉन में E1 पड़ा है, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू E1, तो मुझे पता है अगर मैं E1 के रिस्पेक्ट इसका करूं तो कैपिटल E टोटल एनर्जी जो कांस्टेंट थी तो उसका तो 0, DE1 अपॉन DE1 इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस DE2 अपॉन DE1, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू 1, E1 का करूंगी तो 1 ही आएगा, प्लस DE2 अपॉन DE1। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है DE2 अपॉन DE1 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1 आ रही है। इसको इक्वेशन नंबर दे लो 4। अगर मैं अब समीकरण 4 और 3 को यूज करूं बाय यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, को मैं यूज करूं तो मुझे पता है 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या D बाई डी E1 log W1 E1 प्लस D अपॉन D E2 log W2 E2 इनटू में क्या आएगा, एक माइनस का 1। कैसे माइनस का 1, इसकी वैल्यू मैंने माइनस के 1 निकाली है, वो मैंने लिख दी। अगर मैं अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है DE1 log W1 E1 इज इक्वल्स टू कर दूं D अपॉन log W2 E2 अपॉन D E2। ऐसे ही आएगा, ये माइनस का 1 है, इसको उधर भेज दिया तो दोनों प्लस में हो गए। तो यहाँ से इन जनरल में देखूं, आपको पता है कि 2 इक्वेशन जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स की हुई है 12th क्लास में या 11th क्लास में की है, वहां पे आप देखते हो कि ऐसी इक्वेशंस बनती हैं, एक साइड दोनों E1 E1 और उधर E2 E2, लेकिन सेम वेरिएबल्स होते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस 2 इक्वल तभी आती है जब दोनों क्या हो, किसी कांस्टेंट के इक्वल आए।
LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि LHS भी किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा और RHS भी किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। जैसे वहां पे आप mgh1 इज इक्वल्स टू m1g या कुछ ऐसा m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 करते हो, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो m1v1, तो यहाँ से आप यही लिखते हो ना, मतलब m भी किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तभी m2v2 भी किसी कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे है, अगर यही सेम चीज है log e1 विद रिस्पेक्ट टू e1, log e2 की है w2 का, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब किसी कांस्टेंट के भी इक्वल आएंगे। तो वो कांस्टेंट मैं क्या ले लेती हूँ, d अपॉन d e1 log w1 e1 मैं मान लेती हूँ कि किसी कांस्टेंट बीटा 1 के इक्वल है, और सिमिलरली या किसी कांस्टेंट बीटा 1 ले लो, ठीक है। सिमिलरली जो d अपॉन d e2 है वो log w2 e2 किसी बीटा 2 के इक्वल है। अगर ये किसी बीटा 2 के इक्वल है, इसको आप दे लो इक्वेशन नंबर 5, इसको दे लो 6a, इसको दे लो 6b। सो इक्वेशन नंबर 5 और 6 से पता चलता है कि बीटा 1 बीटा 2 भी इक्वल आएंगे, है ना। सो बीटा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 2। अब देखो बीटा 1 तो बीटा 2 के इक्वल आ गया, लेकिन बीटा की वैल्यू 1/kt1 आया है नहीं, वो देखना है। सो इन जनरल की बात करें, मैं अगर सीधा लिखूं log we लिख देती हूँ, d/de किसके इक्वल आया, किसी बीटा के इक्वल आया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है, एक जनरली बात कर लूं, बीटा किसके इक्वल है, w तो मुझे पता है क्या थी, वो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आती है। जैसे मैंने उन एग्जांपल में किया था 2,1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 3/8, तो 3/8 हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कोई भी केसेस ले लो, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट आती है, तो मतलब इन जनरल बीटा की बात करूं, बीटा क्या है, कांस्टेंट अपॉन डी ई है, मतलब एनर्जी, यानी कि बीटा किसके प्रोपोर्शनल आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, किसके, एनर्जी के। ऐसा ही कुछ लिख सकती हूँ। अगर बीटा एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, मतलब बीटा की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, 1/जूल आएगी, है ना। अब देखो इन जनरल बात की गई थी कि अगर बीटा इस तरीके से आता है तो बीटा इज इक्वल्स टू 1/kt के इक्वल आता है, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, उसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल पर केल्विन होती है, और टेम्परेचर की तो वैसे ही केल्विन टू केल्विन कैंसिल होता है, तो यहाँ पे ओनली जूल बचता है, 1/जूल, तो यहाँ से जूल इनवर्स के इक्वल आती है, और बीटा किसके इनवर्स के प्रोपोर्शनल थी, एनर्जी की, और एनर्जी की यूनिट भी क्या आई थी, जूल। ये चीज आप यहाँ तक ही करोगे, ये मैंने आपको समझाया है। ऐसा टॉपिक मैं आपको कल भी एक करवाऊंगी, वहां पे आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये एक बार इसको रिवीजन में ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। कैसे किया अपनों ने, देखो ये चीजें आपको पता चल गई होंगी कि मैंने थर्मल कॉन्टैक्ट में लिए, बड़े सिस्टम लिए, छोटे क्यों नहीं लिए, इंसुलेटर मटेरियल से कवर कर दिया, इनर्ट गैस ले ली ताकि आपस में एक्सचेंज ऑफ हीट ना चले। तो यहाँ से मुझे पता चलती है कि टोटल एनर्जी इन दोनों के इक्वल जोड़ के बराबर होगी, दोनों सिस्टम की एनर्जी के जोड़ के बराबर आएगी, वो कांस्टेंट वैल्यू लेगी, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी मिल भी नहीं रही है और अंदर जो सब्सटेंस लिया वो भी आपस में एनर्जी का कोई एक्सचेंज कर नहीं रहा, इसीलिए E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 आता। पॉसिबिलिटी की बात करते होते हैं स्टैट में, तो पॉसिबिलिटी मैंने ले ली कि सिस्टम जो A है उसकी एनर्जी E1 होने की प्रोबेबिलिटी यही बनती है, और ये हमें पता थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, तो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कांस्टेंट के इक्वल आते हैं। कैसे आता है मैंने ब्रीफ में अभी एग्जांपल से समझाया था आपको, तो वहां से मैंने C1W E1 के इक्वल ले लिया। फिर सिमिलरली मैंने सिस्टम 2 के लिए किया, टोटल प्रोबेबिलिटी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्यों लिया, मैंने आपको ये भी चीज अभी बताई एग्जांपल से। तो यहाँ से मैंने सिर्फ उन दोनों की वैल्यू ली, तो मुझे पता है जब इसको सॉल्व करना है तो हम लॉग लेते हैं, लॉग लेके जितना हम सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने डिफरेंशिएशन कर रही हूँ कि मुझे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से पता उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू E1। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे E2/E1 बना, फिर मैंने E2/E1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उस चीज को यूज किया, जब यूज किया तो इसकी ये वैल्यू है, जब वैल्यू रखी तो ये आया। तो इन जनरली मुझे पता है कि दो टर्म्स अगर 1 2 दोनों सिस्टम के एक दूसरे के बराबर आते हैं तो मतलब होता है कि वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आते हैं, इसीलिए मैंने इसको किसी बीटा 1 के इक्वल लिया और यहाँ पे बीटा 2 के इक्वल आए। यहाँ से बीटा इज इक्वल्स टू बीटा 1 होता है जो आपके पेपर में आता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।